हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 10th मैथ्स का स्ट्रेट लाइंस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट इट्स इंट्रोडक्शन। स्ट्रेट लाइंस क्या होती हैं, उनके बीच में एंगल क्या होता है, क्या स्लोप होता है एंड एवरीथिंग। ऑल्सो इसके बीच में हम एग्जाम्पल्स भी कवर करेंगे 1 to 5। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम्पल देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि आप इसका इंट्रोडक्शन जरूर देखें जिससे आपके बेसिक्स भी क्लियर होंगे। तो ये जो चैप्टर है 11th में स्ट्रेट लाइंस, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द चैप्टर ऑफ क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अगर आपने वो ध्यान से अच्छे से पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, वो आपका यहाँ काम आएगा। अगर आपने वो नहीं पढ़ रखा है तो मैं उसके बेसिक्स एक बार आपको जरूर कंप्लीट करवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं विद स्ट्रेट लाइंस। एज नेम इंडिकेट्स, स्ट्रेट लाइंस। तो कोई भी लाइन है, दिस लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर मैं इसी लाइन को एक ग्राफ पेपर पे लेकर आऊं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करती हूं इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, बीच में किसी भी पॉइंट की बात करते हैं तो हम उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये मान लो 1 2 3 4। तो अगर मुझे इन चारों पॉइंट्स में से किसी एक के कोऑर्डिनेट्स लिखने हो, मान लो इसी के लिखने हैं, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे जा रही है, ये इधर जा रहा है, तो ये हो गया 1 2 3। एक्स एक्सिस पर ये 3 हो गया, 1 2, वाई एक्सिस के लिए 2 हो गया। तो हमें पता है कि जब कभी भी हम ऐसे कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो पहले एक्स एक्सिस का लिखते हैं नंबर, फिर वाई एक्सिस का लिखते हैं, तो इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो ऐसे ही अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालूं तो ये क्या होंगे, ये हो गए 4 5 6 7, यहाँ 7 पे जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया 3 and 4, तो ये जा रहा है यहाँ पे 4 पे जा रहा है। ठीक है, अब अगर मैं कहती हूँ भाई ये ए कोऑर्डिनेट और ये बी कोऑर्डिनेट आपस में कितनी दूर है, ठीक है, इनका अगर मुझे डिस्टेंस निकालना हो तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से पढ़ रखा है। ठीक है, हमने 10th में पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कितनी दूर है, तो हम वो फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि ये ए पॉइंट है, इट इज 3 2, और ये बी पॉइंट है, दिस इज 7 and 4। तो ये पहला कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट पॉइंट है, तो इसको हम मान लेते हैं ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। और इन दोनों के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो आई विल यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, वो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है कि ए बी का डिस्टेंस क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला कैसे आया है ये हम ऑलरेडी 10th की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब वैसे तो आपको इस फॉर्मूला डायरेक्ट पता होना चाहिए। अगर आपको इसका ओरिजिन समझने की कैसे निकल के आया है तो उसके लिए आई सजेस्ट कि आप एक बार 10th की 7th स्टैंडर्ड की इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उस चैप्टर का भी लिंक डाल दूंगी। अब वहाँ पर जाकर अगर आपको पता करना है कि ये फॉर्मूला कैसे बना है, अदरवाइज पेपर में कभी नहीं आता कि कैसे बना, इसकी क्या डेरिवेशन है, कभी नहीं आता है। तो लेकिन अगर आपको जानना है तो आई सजेस्ट एक बार वो वीडियो जरूर देखें। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। x2 is 7, x1 is 3, y2 is 4, y1 is 2। वैल्यूज पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, दिस इज 16 प्लस 4, ये हो गया √20 यूनिट्स। हमने क्या लगा दिया, यूनिट्स। तो यूनिट्स क्या होते हैं, यानी कि मीटर्स भी हो सकते हैं, सेंटीमीटर्स भी हो सकते हैं। ग्राफ पे तो हम नॉर्मली सेंटीमीटर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने इसका डिस्टेंस फॉर्मूले से इन 2 पॉइंट्स के बीच में क्या फाइंड कर लिया, डिस्टेंस फाइंड कर लिया। ठीक है, अब अगर मैं फिर से यही लाइन उठाती हूँ ए बी, और मैं कहती हूँ इसमें कोई एक अनदर कोई पॉइंट है, रैंडम कोई पॉइंट है, लेट इट बी पॉइंट कोई सी है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ना
वो इस लाइन को 2:3 में कट कर रहा है। ठीक है, ये जो पॉइंट है वो इसको 2:3 में कट कर रहा है। 2:3 का मतलब क्या है कि 2 पार्ट यहाँ पर है और 3 पार्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं छोटा ये बड़ा, राइट। तो अब अगर ये वाला पॉइंट जो है वो इसको 2:3 में कट कर रहा है तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो मैं मान लेती हूँ x और y इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो जब हमें ऐसे कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं और रेशो दिया होता है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, हम यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, ये सभी का सभी हम 10th रिवाइज कर रहे हैं एक बार के लिए। अगेन अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला का ओरिजिन जानना है कैसे आया, उसके लिए आपको 10th की वीडियो रेफर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब ये सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको फटाफट से याद करवाती हूँ कि मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी इसको लर्न करने की। पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ फिर ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो क्या है कि हमने सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी, हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं m प्लस एन डिवाइड में m प्लस एन, कोमा m प्लस एन डिवाइड में m प्लस एन, ये लिख देते हैं हम। फिर क्या लिखते हैं यहाँ पे x2 x1, यहाँ लिखते हैं y2 y1, खत्म, ये फॉर्मूला था। अब ये सब क्या होते हैं, ये होता है आपका x1 y1, ये होता है x2 y2 और mn क्या होता है, ये रेशो m रेशो n, m is to n is 3। तो हमने फॉर्मूला कैसे लर्न किया हुआ था, m प्लस एन डिवाइड में m प्लस एन, m प्लस एन डिवाइड में m प्लस एन, यहाँ x2 x1 साथ में लगा दो, यहाँ y2 y1 साथ में लगा दो। ठीक है, अब इसी की यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, पुट कर दो x2, बस आपको वैल्यूज ठीक से पुट करनी है। ठीक है, व्हाट इज x2, x2 इज 7, m इज 2, x1 is 3, n is 3, डिवाइड में m प्लस n। फिर y2 is 4, m is 2, y1 is 2 and n is 3, डिवाइड में m प्लस n। तो ये c के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं हम, ये हो जाएगा 14 प्लस 9/5, ये हो जाएगा 8 प्लस 6/5, तो ये आ गया आपके पास 23/5 और ये आ गया आपके पास 14/5। तो कोई एक रैंडम पॉइंट जो AB को 2:3 में कट कर रहा है वो कहाँ लाई करता होगा, 23/5 में, 14/5 में। इसको अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो देखो ये क्या बनता है, इसको अगर मैं पॉइंट्स में लेके आती हूँ, दिस इज 4.6 और ये क्या बनेगा 2.8, कुछ इस तरीके का बनेगा। तो देखो 4.6 कुछ इधर जाएगा, ठीक है, और 2.8 कुछ इधर जाएगा, यानी कि इस साइड कहीं पॉइंट ही बनेगा C, ये 4.6 एंड ये इस तरीके से। तो ये हो गया C पॉइंट जो AB को 2:3 में कट करता है। ठीक है, अब मैं कहती हूँ कोई एक रैंडम पॉइंट है D, लेट इट बी दिस पॉइंट D, जो AB को बिल्कुल मिड में जाके पड़ता है, उसके मिड में जाके पड़ता है। तो मिड का मतलब क्या रेशो होगा उसका, 1:1 होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखूं तो क्या आ रहे हैं, ये 5 आ रहा है और ये 3 आ रहा है ना। तो क्या आ रहा है, 5 and 3 आ रहा है। ये तो हमने ग्राफ से देख लिया। अब मान लो ग्राफ पे तो हमें नहीं पता होता, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज कॉल्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, जैसे यहाँ पे D पॉइंट है तो D के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं हम XY। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या रहता है D का, x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2। तो इस फॉर्मूले को अगर हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर तो क्या आएगी, D इक्वल्स टू x2 इज अगेन ये है आपका x1 y1, यहाँ पे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे भी समझ सकते हैं, सेम कोऑर्डिनेट्स है। तो x2 is 7, x1 is 3/2 and y2 is 4 and y1 is 2/2। तो देखो ये कितना आ गया, 10/2 is 5, 6/2 is 3। तो देखो 5 and 3 यही कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके।
ठीक है, एक चीज़ और, आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला लर्न करने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए, हमने क्या लर्न कर रखा है, सेक्शन फॉर्मूला लर्न कर रखा है हमने, ठीक है। तो जो सेक्शन फॉर्मूला है आपके पास, इसका क्या मतलब होता है कि ये इसको कितने रेशो में कट करता है, ठीक है। जैसे ही हमें पता चला कि मिड पॉइंट है, तो फॉर मिड पॉइंट रेशो कितना हो जाएगा, रेशो हो जाएगा 1:1, पूरे 1 में कट करता है, ठीक है। तो जब रेशो 1:1 हो जाएगा, अगर हम इस फॉर्मूले में m और n की जगह पर m भी 1 हो जाएगा और n भी 1 हो जाएगा, m और n की जगह पे अगर हम 1 पुट करते हैं तो बताओ मुझे क्या निकल के आता है फॉर्मूला, ये वाला सेक्शन फॉर्मूले में m और n की जगह पे 1 पुट करो, तो x2 इंटू 1, x1 इंटू 1, x1 डिवाइड में 1 + 1 2, आगे चलिए, y2 इंटू 1 y2, y1 इंटू 1 y1, 1 + 1 2, तो ये आ गया आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला, यही था मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो क्या किया, जब हमने सेक्शन फॉर्मूला में 1:1 पुट कर दिया तो हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो अभी तक हमने कितना रिवाइज कर लिया, हमने 3 फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिए 10th के। एक तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अगर हमें बीच में कोई ना कोई रेशो दे रखा हो तो उसके कोऑर्डिनेट्स हम सेक्शन फॉर्मूला से निकालते हैं, अगर वो मिड में है तो यानी कि रेशो 1:1 है, mn की जगह पे 1 पुट कर दो तो एक और फॉर्मूला बन जाता है, दैट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। अब सिमिलरली इसको दोबारा से बनाया मैंने, मान लो अगेन ये ए बी पॉइंट्स है, वही 3 4 एंड 7 3 2 एंड 7 4। अब कोई एक और पॉइंट है, लेट इट बी सी पॉइंट है यहाँ पर, जिसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ से मान लो 5 है और इधर से मान लो 6 है, 5 6 है, ठीक है। तो अब हम कहते हैं ये तीनों पॉइंट्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक तरीके से ट्राइंगल बना रहे हैं, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स मिलके एक ट्राइंगल बना रहे हैं। नाउ यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो अब इस ट्राइंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला लिखती हूँ एक बार, आपके साथ ही लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दैट इज हाफ x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y2 plus x3 y1 minus y2, तो ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब आप कहेंगे यार ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, हमसे तो 10th में भी लर्न नहीं हुआ था। तो मैंने 10th में भी आपको ट्रिक बताई थी लर्न करने की, और मैं आपको आज भी ट्रिक बताऊंगी लर्न करने की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए x1 y1 ये सब चीजें क्या होती हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। हमने इन दोनों को तो बोल ही रखा था x1 y1 x2 y2, अब थर्ड पॉइंट आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा x3 y3। तो हम यहाँ पहले लिख लेते हैं कि हमारे a दैट इज 3 2 ये है हमारा x1 y1, b ये है हमारा x2 y2, c ये हो गया हमारा x3 y3, ठीक है। ओके, अभी हमने फॉर्मूला लर्न करना है। अभी हमें लर्न करने की ट्रिक क्या होती है, तो हम दोबारा लिखने वाले हैं। सबसे पहले लिखेंगे हाफ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले लिख दो x1, यहाँ लिख दो x2, यहाँ लिख दो x3, लिख दिया, x1 x2 x3 लिख दिया। अब ये हमें पता है कि ब्रैकेट्स के अंदर y ही है ना। अब इन y की नंबरिंग को कैसे याद करना है, तो देखो x1 1 के बाद नंबर क्या आता है 2, तो y के साथ 2, 2 के बाद नंबर क्या आता है 3, तो ये हो जाएगा -y3। बस ब्रैकेट्स में याद रखना है y आ रहा है और नेगेटिव है ब्रैकेट के अंदर, बाहर तो पॉजिटिव ही है बस। उसके बाद x1 x2 x3 लिखा, 1 के बाद 2 एंड 3, फिर अब 2 के बाद बताइए मुझे क्या आता है 3, और 3 के बाद दोबारा से 1, ठीक है। 3 के बाद क्या आता है 1, और 1 के बाद क्या आता है 2, बस हो गया ध्यान फॉर्मूला। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे हम। तो वैल्यूज ध्यान से पुट करेंगे, x1 3, y2 4 minus y3 is 6, x2 7, y3 6, y1 2, x3 5, y1 2, y2 4, ठीक है। आगे चलिए, ये हो जाएगा 3 इंटू -2, हो जाएगा 7 इंटू 4, ये हो जाएगा 5 इंटू -2,
ये हो गया -6, ये हो गया 28, ये हो गया -10. तो दिस इज 1/2 -16 प्लस 28 प्लस माइनस माइनस, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, दिस विल बी 12. इसको ऐसे कैंसिल कर दिया 6, तो ये आ गया 6 स्क्वायर यूनिट्स. तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, 6 स्क्वायर यूनिट्स. तो इस तरीके से हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल भी रिवाइज कर लिया. एंड वन मोर थिंग, बाय एनी चांस ये पॉइंट्स उठा के मैं यहाँ कर दूँ, ये पूरा ट्राइंगल उठा के यहाँ होता तो इसके कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव में होते. तो इन एनी केस अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है, मान लो मेरे को सॉल्व करके माइनस का 28 और प्लस का 16 आ रहा होता, तो यहाँ पर माइनस का 6 आंसर आता है ना. तो अब हमें पता है कि जो एरिया होता है वो माइनस में तो कभी नहीं होता, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या मेंशन करते हैं, हम यहाँ पे मेंशन करते हैं मॉड. मॉड का मतलब होता है कि अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ भी रहा है तो भी हम वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे. क्यों पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि एरिया जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव में होता है. ठीक है, अब ये सारा तो हो गया 10th स्टैंडर्ड का जो हमने रिवाइज किया है. अब हम आगे बात करने वाले हैं लाइन के स्लोप की. एंड वन मोर थिंग, जैसे ही मान लो जैसे मैंने यहाँ पर 6 आया है, अगर ऐसे ही किसी भी 3 पॉइंट्स का एरिया 0 आ जाता है, एरिया इक्वल टू 0 आ जाता है. ठीक है, तो 0 का मतलब क्या हुआ कि वो तीनों पॉइंट्स मिलकर एक ट्राइंगल नहीं बना रहे हैं, वो एक लाइन में है, क्योंकि एक लाइन का ही तो जो एरिया होता है वो 0 होता है, लाइन का तो कोई एरिया होता ही नहीं है. ठीक है, तो दैट्स वाई अगर किसी का भी एरिया 3 पॉइंट्स का एरिया 0 आता है, यानी कि वो पॉइंट्स एक लाइन में है. और उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कोलिनियर. कि पॉइंट्स आर कोलिनियर मतलब कि एक कॉमन, मतलब कि कॉमन, लीनियर, कॉमन लाइन में लाई करते हैं दोज पॉइंट्स. ठीक है, तो ये तो हो गया आप लोगों की एक तरीके से शॉर्टकट रिवीजन 10th की. अब हम बात करते हैं 11th के नए टॉपिक की, दैट इज स्लोप ऑफ अ लाइन. तो अब हम पढ़ेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन. एक लाइन का स्लोप क्या होता है. तो अगेन एक्स वाई डायरेक्शन हमने बना लिया है, और ये अगेन हम वही एक पर्टिकुलर लाइन ले लेते हैं जो हम अभी स्टार्टिंग से लेते आ रहे हैं. ठीक है, अगर मुझे इसका स्लोप फाइंड करना हो, तो अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करती हूँ, स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है एक तरीके से ढलान. ठीक है, कोई चीज़ कितनी उठी हुई है या कोई चीज़ कितनी झुकी हुई है, दैट इज अ स्लोप ऑफ अ थिंग. ठीक है, कि कोई चीज़, यानी कि जैसे कि अगर मैं सिंपल नॉर्मल रैंप की भी बात करती हूँ, तो आप लोगों के घरों में जो सामने जो बाहर रैंप बने होते हैं वो कैसे होते हैं, हम कहते हैं ना, या तो इसकी ढलान थोड़ी नॉर्मल बनाओ या इसकी तीखी ढलान बनाओ, तो दैट इज़ अ स्लोप. ठीक है, अगर मेरे को लाइन की बात करनी है तो लाइन का मैं कैसे बता सकती हूँ, या तो वो कितनी झुकी हुई है, यहाँ से झुकी हुई है या यहाँ से उठी हुई है. तो जो साइंटिस्ट, जो मैथमेटिशियंस थे, वो कंफ्यूज थे कि हम क्या करें, हम क्या बताएं कि यहाँ से ये कितनी उठी हुई है या यहाँ से बताएं कितनी झुकी हुई है. तो उन्होंने ना एक रूल सेट कर दिया कि हम किसी भी लाइन का स्लोप हम ऐसे बताएंगे कि वो लाइन एक्स एक्सिस से कितनी उठी हुई है वो बताएगी उसका स्लोप. ठीक है, तो एक रूल सेट कर दिया गया. तो अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पे ए पॉइंट लिया हुआ था हमने. ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स थे 3, 2, और यहाँ हमने पॉइंट लिया हुआ था बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स थे 7, 4. ठीक है, तो इसी लाइन की अगर मैं बात करूं कि ये लाइन एक्स एक्सिस से कितनी उठी हुई है, दैट इज द स्लोप ऑफ द लाइन. तो अब मैं क्या करूंगी, तो एक्स एक्सिस तो ये है, तो मैं इसके यहाँ पर पैरेलल, अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ ये चीज कि ये एक्स एक्सिस से ये चीज कितनी उठी हुई है, ये मैंने अगर ऐसे ड्रॉ कर दिया है. ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हो गया ए बी और मान लो ये सी है, तो ये हो गई वाई की डायरेक्शन, ये हो गई एक्स की, तो ये हो गया परपेंडिकुलर. ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि इससे ये चीज़ कितनी उठी है, ये ऐसे उठी हुई है ना, तो ये इससे कितनी उठी हुई है, यानी कि एक तरीके से ये हो गया इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यानी कि वो कितना इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से. ठीक है, तो थीटा इज द इंक्लिनेशन.
तो इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन हो गया। अब अगर मैं कहूँ ये बेस से ये लाइन कितनी उठी है, दैट इज ऑल्सो कंटेन्स परपेंडिकुलर हेयर, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये परपेंडिकुलर आ रहा है, ये बेस आ रहा है एक तरीके से। तो क्या हो गया, याद आया कुछ, क्या होता है, टैन वाला फॉर्मूला लगता है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो मैं यहाँ लिखूंगी इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। हमें तो इसी की वैल्यू चाहिए कि ये परपेंडिकुलर कितना है इससे, यानी कि ये चीज इस चीज से कितनी उठी हुई है। नाउ दिस इज द tan थीटा विच इज कॉल्ड द, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये एक पॉइंट हो गया, ये हो गया दूसरा tan थीटा। इसे हम बोलेंगे, इसकी जब वैल्यू निकालेंगे उसे हम बोलेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन। तो ये हो गया दूसरा स्टार पॉइंट, ठीक है। तो दिस इज द इंक्लिनेशन, कि कितने से वो इंक्लाइंड है, कितने से वो उठा हुआ है, कितने से झुका हुआ है, कितने से एक दूसरे से अटैच्ड है, इंक्लाइंड है, ठीक है। अब अगर यहाँ हम साथ में tan लगा देते हैं कि वो बेस से ये चीज कितनी उठी हुई है, तो उसकी अगर हम वैल्यू निकाल लेते हैं तो दैट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास थीटा। अगर आपको थीटा दे रखा है तो आप tan के अंदर पुट करोगे, आप आंसर निकाल लोगे उसका। मान लो अगर tan 30 दे रखा है तो tan 30 लगा दोगे। tan 30 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1/√3 होती है। अगर आपको 45 दे रखा है तो tan 45 लगा दोगे, ठीक है, दैट इज 1। थीटा अगर आपको 60 दे रखा है तो आप tan 60 लगाओ तो √3 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो इफ थीटा इज नॉट गिवन, ठीक है, इफ थीटा इज नॉट गिवन, देन आप इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे। ओके, तो अगर आपको थीटा नहीं दे रखा, सिर्फ पॉइंट्स दे रखे हैं, देन हाउ विल यू फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें परपेंडिकुलर बाय बेस की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर थीटा नहीं दे रखा, पहले हम इस फॉर्मूला से थीटा निकालेंगे और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, फिर से फॉर्मूला tan थीटा लगा के उसका स्लोप निकाल लेंगे। कैसे, ध्यान से देखिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, थीटा के सामने वाली साइड होती है, दैट इज BC, और बेस क्या होता है, दैट इज AC, ठीक है। तो ये हो गया tan थीटा। नाउ BC की वैल्यू बताओ मुझे क्या आएगी, दिस इज BC, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इस टोटल में से अगर ये माइनस हो जाए तो वही BC की वैल्यू आ जाएगी। तो इफ इट इज x1 y1, दिस इज x2 y2, तो ये हो जाएगा कंप्लीट, अगर मैं y की बात करती हूँ दिस इज कंप्लीट y2, ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये हो जाएगा y1, दिस इज 2, दिस इज 4, है ना। यहाँ पे ये 4 आ रहा है, यहाँ पे ये 2 आ रहा है, तो 4 में से अगर मैं 2 माइनस कर देती हूँ तो आई विल गेट BC हेयर। तो 4 क्या है, y2 है, एंड 2 क्या है, y1 है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ y2 माइनस y1, ये आ जाएगी BC की वैल्यू। सिमिलरली AC की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो यहाँ C तक की क्या वैल्यू है, टोटल कितनी वैल्यू, यहाँ कहाँ पहुंचा हुआ है, वो 7 पे पहुंचा हुआ है, तो ये हो गया 7, ठीक है। और ये क्या है आपके पास, x2 है, दिस इज x2 है, और ये मुझे चाहिए AC की वैल्यू, है ना। तो यहाँ तक का कोऑर्डिनेट्स x का क्या आया हुआ है, 3 आया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इज x1। तो अगर मैं 7 में से 3 माइनस करती हूँ तो मेरे पास AC आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 7 इज x2 एंड 3 इज x1, तो ये आ गया x2 माइनस x1। तो अगर आपको थीटा नहीं दे रखा है तो हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे इन दोनों के कोऑर्डिनेट से ये फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, फिर हम स्लोप फाइंड कर लेंगे। कैसे, अब यहाँ पर वैल्यूज में पुट करती हूँ और सॉल्व करके देखते हैं। तो tan थीटा हम यहाँ एग्जाम्पल कर रहे हैं, इज इक्वल टू y2 इज 4 minus y1 is 2 and x2 is 7 and x1 is 3, तो ये हो जाएगा 2/4, ठीक है, कैंसिल कर दिया, ये आ गया 1/2। तो tan थीटा आ गया आपके पास 1/2, तो 1/2 ये क्या है, इसका स्लोप, दिस इज द स्लोप। तो एक और पॉइंट मिल गया हमें कि tan थीटा, अगर थीटा नहीं दे रखा है तो हम tan थीटा हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम
फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये तो अभी तक हम बात कर रहे थे इधर की लाइन की, है ना। ये कौन सी लाइन होती है, 90 से इस वाली साइड, यानी कि एक्यूट एंगल। यानी कि अभी हम बात कर रहे थे फॉर थीटा जब क्या था, एक्यूट एंगल था, यानी कि 90 से लेस था। अगर हम 90 पे पहुंच जाएं, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, यानी कि दोनों के बीच में एंगल थीटा ही 90 हो जाए, तो आपको पता है कि tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो वहां पे आपका जो स्लोप होगा वो होगा नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या होगा कि वो लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस है, ठीक है। अब अगर 90 से ग्रेटर हो जाए, ठीक है, 90 से ग्रेटर, यानी कि अब जो लाइन है वो इधर ना जाकर वो इस साइड हो जाए, ऐसे हो जाए, यानी कि जो अब ये एक्स एक्सिस हो गई, यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है ये क्या बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, ग्रेटर देन 90 बन रहा है ना। तो अब ये एंगल क्या होगा, बट दिस एंगल, तो ये क्या होता है, टोटल क्या होता है, 180 होता है। तो इस एंगल को हम क्या बोल देंगे, मानेंगे तो हम थीटा है, ये तो हमारा थीटा ही है, ठीक है। लेकिन हम इस तरीके से हम ऐसे फाइंड नहीं कर पाएंगे, हमें तो चाहिए कि वो एक्स एक्सिस से कितना उठा हुआ है। तो हमें क्या लग रहा है, हम ये वाली साइड ले लेते हैं, ये वाली साइड ले लेते हैं, ठीक है। जब हम ये वाली साइड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस एंगल विल बी टोटल 180, ये हो जाएगा थीटा, दिस विल बी 180 माइनस थीटा। तो अगर मैं यहाँ पर tan पे लगाती हूँ 180 माइनस थीटा, तो क्या होता है, तो हमें पता है कि 180 का मतलब क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो tan होता है वो नेगेटिव होता है, और 180 पे हमारा फंक्शन भी चेंज होता है, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो अब हमें पता है 180 माइनस थीटा हम कैसे लिखेंगे, हमें पता है कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसमें फंक्शन चेंज नहीं होता, जबकि 90 वाली पे फंक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा लिखती हूँ तो दिस इज कॉस थीटा, लेकिन अगर मैं साइन 180 माइनस थीटा लिखती हूँ तो वो साइन ही रहता, तो फंक्शन चेंज नहीं होता 180 पर, राइट। लेकिन 90 वाली लाइन पे फंक्शन चेंज होता है। तो अब ये 180 वाली लाइन है तो tan थीटा ही रहेगा, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में जो tan होता है वो नेगेटिव होता है। कैसे, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन एंड कॉसिकेंट पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में tan एंड कॉट पॉजिटिव, लास्ट में कॉस एंड सीकेंट पॉजिटिव। तो यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसिकेंट पॉजिटिव, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव, यानी कि tan 180 माइनस थीटा नेगेटिव में जा रहा है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा, ठीक है। अब हम इसकी जब वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, इस तरीके से आएंगी वैल्यूज। तो अगेन मान लो ये है आपका पॉइंट x1 y1 और ये है अगेन पॉइंट x2 y2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अगर मुझे लिखना है y2 माइनस y1, सॉरी, अगर मुझे अब ये फिर से निकालना है, दिस इज परपेंडिकुलर, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, y2 में से y1 माइनस करना पड़ेगा, ओके, y2 माइनस y1, लेकिन बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव रहने दो, डिवाइड में। अब नीचे क्या होगा, नीचे की मुझे ये चीज चाहिए, है ना। तो ये क्या है, यहाँ तक तो x1 आ रहा है ना, यहाँ तक तो x1 आ रहा है, और ये क्या है, ये क्या है, दिस इज x2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 इस बेस के लिए। तो फॉर दिस बेस क्या हो जाएगा, इस x1 में से ये x2 माइनस होगा, तभी मेरे पास ये चीज आएगी, है ना। तो क्या लिखेंगे हम, x1 माइनस x2 ये लिखेंगे, ठीक है। अब देखो बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अंदर ले जाती हूँ, और अंदर किसके लेके जाऊंगी, नीचे वाले के अंदर लेकर जाऊंगी। तो जब अंदर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x2 नेगेटिव माइनस x1 हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ रही है आपके पास, tan 180 माइनस थीटा की आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि tan 180 माइनस थीटा, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल के लिए भी, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए भी सेम फॉर्मूला है। तो यानी कि यही फॉर्मूला व्हेन एंगल इज एक्यूट एंड यही फॉर्मूला व्हेन एंगल इज ऑब्ट्यूज, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है, ठीक है। और हम देखो, हम हमेशा tan थीटा tan 180 माइनस थीटा नहीं लिख सकते हैं, तो उसके लिए एक जनरल टर्म रहती है, कभी भी हम स्लोप निकालेंगे तो उसको हम लिखेंगे m से, दिस इज m। तो एक और चीज, m इज द डोनेशन ऑफ
स्लोप। तो अब आपके पास नेक्स्ट केस आता है कि अगर दो लाइंस हैं और दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो क्या होगा। तो ये रही y एक्सिस, ये रही x एक्सिस। तो मान लो ये टू लाइंस हैं, ये दोनों के दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। पैरेलल का मतलब क्या है कि जितना ये मान लो ये जो एंगल बनाती है, मान लो ये θ1 बनाती है, ये मान लो ये जो बनाती है ये θ2 बनाती है, ठीक है। लेकिन ये दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब क्या हुआ, अगर पैरेलल का मतलब होता है कि ये दोनों के दोनों सेम एंगल बनाती हैं, राइट। यही मतलब होता है पैरेलल का कि मान लो अगर ये है, ठीक है, अगर ऐसे बनाते हैं तो ये 90-90 हो गया, सेम एंगल होता है। ये पैरेलल है, ऐसे जा रही है तो ये एंगल इस एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमें पता है कि जो θ1 है वो इक्वल है θ2 के। नाउ इफ आई वांट टू टॉक अबाउट देयर स्लोप्स, कि उनका स्लोप कैसा होगा, तो मैं दोनों तरफ tan लगा सकती हूँ, ठीक है। तो tan θ1 इक्वल हो गया tan θ2 के, ठीक है। दोनों तरफ tan लगा दिया। और tan क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप को मैंने अभी आपको बताया कैसे डोनेट करते हैं, 1 से, ठीक है, m से करते हैं। तो ये 1 हो गया, m1 इक्वल्स टू m2, यानी कि इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों का क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनका स्लोप बिल्कुल सेम है, इक्वल है। अब आता है इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा। तो अगेन मैं अगर यहाँ पे ऐसे बना देती हूँ, ये x एक्सिस y एक्सिस, मान लो एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे में, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तब हम उनके स्लोप्स के बारे में क्या बोल सकते हैं, वहां के लिए आपके पास एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर ये m1 है इसका स्लोप और इसका स्लोप m2 है, तो प्रोडक्ट ऑफ m1 एंड प्रोडक्ट, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है वो होता है -1 इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है। ये कैसे हुआ उसके लिए ध्यान से देखिए कि कैसे हुआ है। तो अगर मैं इसको नीचे की तरफ खींच देती हूँ और इसको ऐसे खींच देती हूँ, ठीक है, नीचे की तरफ हमने एक्स एक्सिस पे काट दिया इसको। तो मान लो ये है आपका m1 है, तो मान लो ये θ1 लाइन बनाती है x एक्सिस से, ठीक है। ये मान लो अगर सेकंड लाइन है तो ये मान लो θ2 बनाती है x एक्सिस से एंगल, ओके। अगर मैं इसको देखूं एक तरीके से एक ट्राइंगल बन रहा है ना, एक ट्राइंगल बन रहा है, ओके। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लग सकती है यहाँ पे, हाँ जी लग सकती है। ये 90 है तो 90 प्लस θ1 इक्वल हो जाएगा θ2 के, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी होगी ऑफ ट्राइंगल्स, राइट। अब दोनों तरफ मैं tan लगा दूं क्योंकि मुझे तो tan से मतलब मेरे को तो उनका स्लोप चाहिए, तो मैंने लगा दिया tan 90 प्लस θ1 इज इक्वल टू tan θ2, ठीक है। अब 90 के लिए क्या होता है, 90 के लिए जो फंक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। मैंने अभी आपको समझाया था, है ना, कि जब 90 पे हम फॉर्मूला लगाते हैं तो फंक्शन चेंज हो जाता है। tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो यहाँ पे थीटा क्या, θ1 है। ऑल्सो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, 90 प्लस है तो उसमें क्या रहते हैं, ये नेगेटिव रहते हैं। तो माइनस cot θ1 इज इक्वल टू tan θ2, ठीक है। अब कॉट से तो हमें मतलब नहीं, हमें तो tan से मतलब था, तो इसको मैं 1 में भी लिख सकती हूँ, 1 बाई tan θ1 रेसिप्रोकल कर सकते हैं। अब θ1 क्या होता है, tan θ1 क्या होता है, स्लोप ऑफ फर्स्ट, जिसको हम डिनोट करते हैं m1 से, दिस इज m2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो m1 इंटू m2 कितना आ गया, -1। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि अगर टू लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है -1। तो अभी तक हमने बात करी है टू लाइंस पैरेलल की, टू लाइंस परपेंडिकुलर की, उनका हम स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। तो उन्हीं के बेसिस पे हम करते हैं हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस। ये 4 आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, इनका आपने स्लोप निकालना है। तो पहला है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस, ठीक है। तो जो लाइन है वो इन 2 पॉइंट से पास हो रही है, और यानी कि आपको ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, इसका आपको क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है। तो अगर आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो मान लो ये A है, ठीक है, और ये मान लो कोई B पॉइंट है,
और ये है एक लाइन है, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये इसका स्लोप क्या है? स्लोप का मतलब क्या है कि वो एक्स एक्सिस से कितनी उठी हुई है, ठीक है। अभी तो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी है, लेकिन अगर मैं इसको प्रॉपर कोऑर्डिनेट पे ड्रॉ करती हूँ तो कैसे बनेगी? तो देखो, अगर मैं ऐसे प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स पे ड्रॉ करती हूँ तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, तो ए पॉइंट बताओ, ए क्या आ रहा है? 3 एंड -2, सॉरी यहाँ पे माइनस भी है तो ये आ गया -1 -2, ठीक है। तो 3 एंड -2, 3 ये रहा, -2 ये रहा, ये आ गया 3 एंड -2, ए पॉइंट आ गया। एंड बी की बात करें तो 4 एंड -1, तो ये रहा 4 और ये रहा -1, तो दिस इज 4 -1, 4 सॉरी x इज -1 एंड दिस इज 4, तो ये हो जाएगा -1 यहाँ आएगा और 4 यहाँ आएगा, सो दिस इज -1 एंड 4, ठीक है। ये नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, इनको अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर देते हैं हम, तो ये लाइन आ गई। अब मुझे क्या चाहिए? इसका स्लोप चाहिए। तो स्लोप के लिए मुझे पता है, तो चाहे वो एक्यूट एंगल बनाता हो चाहे वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाता हो, हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है स्लोप का? m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे, x1 y1 x2 y2, तो 4 -2 डिवाइड में x2 माइनस x1 इज 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 + 2 डिवाइड में -4, दिस इज 6 बाई -4, वो क्या बताता है आपको? -3/2। तो -3/2 आप देख सकते हो कहाँ जा रहा है, किस साइड जा रहा है? इस साइड जा रहा है, ठीक है। तो ये उल्टे साइड में जा रहा है ये आपका, दैट्स व्हाई ये क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि ये क्या आ रहा है, ये आपका इस तरीके से ऑब्ट्यूज बन रहा है एंगल, है ना, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। तो उसके लिए हमें पता होता है कि जो स्लोप आता है वो क्या आता है? नेगेटिव आता है, राइट। ऑल्सो जिस लाइन का स्लोप नेगेटिव होता है उसका एक और मतलब भी होता है। उसका मतलब होता है कि उस लाइन में x और y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि x कम होगा तो y बढ़ेगा और अगर x बढ़ेगा तो y कम हो जाएगा। यही चीज आप ग्राफ से भी देख सकते हैं। अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है? पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। अब ये 2 पॉइंट्स हैं, आपको इसको स्लोप निकालना है। अब तो हम नॉर्मली वैसे ही ले लेंगे 2 पॉइंट्स, तो ये हो गया 3 - 2, दिस इज a, दिस इज b, 7 - 2, लेट इट बी x1 y1, लेट इट बी x2 y2। तो स्लोप फाइंड करना है, फॉर्मूला लगा देंगे y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, वैल्यूज पुट कर देते हैं, -2 माइनस x2 माइनस x1, तो दिस इज -2 + 2 डिवाइड में 4, ये हो जाएगा 0। तो 0 स्लोप का मतलब क्या हुआ कि ये x एक्सिस पर ही है, ठीक है, कि वो एंगल बना ही नहीं रही है, वो x एक्सिस पर ही है। अगर मैं इसको ड्रॉ करके आपको बताऊं तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। मान लो 3 एंड -2 है, तो -2 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे है ना, y एक्सिस के लिए ये है। तो 3 एंड -2 ये हो जाएगा, 3 एंड -2 ये आ गया। सिमिलरली 7 एंड -2, 7 यहाँ आएगा, -2 यहाँ आ गया, ये आ गया 7 एंड -2। तो देखो दोनों के दोनों x एक्सिस पर ही हैं, x एक्सिस पे ऊपर नहीं गए हैं, कहीं उठे ही नहीं है। x एक्सिस से एंगल कितना बना रहे हैं? खत्म, 0 बना रहे हैं। तो दैट्स व्हाई इसका स्लोप कितना आ गया? 0 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सी पार्ट। अब ये 2 पॉइंट से रखें आपको, तो लेट इट बी a इज 3 - 2 एंड b इज 3 एंड 4, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये x2 y2। तो स्लोप निकालेंगे, फॉर्मूला पुट कर देंगे, y2 माइनस y1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा 6/0। 6/0 क्या हुआ? यानी कि किसी भी डिनोमिनेटर में जब हमारा 0 आता है तो इसका मतलब क्या होता है? नॉट डिफाइंड।
कि ये जो है हमारा ये डिफाइंड ही नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि जब हमारा 90 बनता है थीटा, दैट इज नॉट डिफाइंड। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं लाइंस पे, कैसे बनेंगी लाइंस, ध्यान से देखना है इस चीज को। 3 एंड -2 यानी कि x पे 3 एंड y पे -2 यानी कि ये पॉइंट आएगा 3 एंड -2। इसका देखो 3 एंड 4 यानी कि 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे, तो ये देखो हो जाएगा 3 और 4। तो आपने देखा कि जब एक्स एक्सिस से ऐसे 90 डिग्री पे अगर थीटा बनता है देन इट इज नॉट डिफाइंड, तो वो डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, तो आपने दोनों केसेस देख लिए कि जब स्लोप 0 होगा यानी कि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, जब स्लोप डिनोमिनेटर में यानी कि नॉट डिफाइन आ रहा होगा तो वो क्या होगी, एकदम से वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, अब करते हैं हम इसका डी पार्ट। तो डी पार्ट क्या बोल रहा है, मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्या मतलब हुआ इसका, इंक्लिनेशन मतलब कि थीटा दे रखा है आपको 60 डिग्री, ठीक है, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन यानी कि क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया आपका। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट पता है कि अगर थीटा दे रखा है तो हम क्या लगाते हैं, tan थीटा लगाते हैं। तो tan थीटा यानी कि tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। ठीक है, सो दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन जो 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है ऑन द एक्स एक्सिस। ये रही 60 डिग्री पे, तो ये कितनी उठी हुई है, ये √3 उठी है, इसका स्लोप कितना हो गया, √3। तो ये था आपका एग्जाम्पल फर्स्ट। अब करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज अगर टू एंगल्स के बीच में हमने अभी क्या देखा, या तो वो पैरेलल हो या वो परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर के लिए हमने देखा m1 m2 इज इक्वल टू -1। इन दोनों पैरेलल्स के लिए देखा कि इन दोनों का स्लोप बिल्कुल सेम होता है। ये तो दो चीजें देख ली। अब मान लो अगर कोई टू ऐसी लाइंस है, ना ही वो पैरेलल है ना ही वो एक दूसरे पे 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, देन क्या होगा। तो ऐसे टू लाइंस कोई भी रैंडमली टू लाइंस हो सकते हैं, उनके बीच का एंगल कोई भी हो सकता है। तो अब उसको डिस्कस करते हैं। तो अब करते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का क्या मतलब है कि हमने क्या किया है, अब कोई भी हम रैंडम टू लाइंस ले लेंगे, मान लो कि एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना, वो ना तो 90 डिग्री है सच दैट हम उसके स्लोप के बारे में कुछ बता सके, ना ही वो क्या है पैरेलल है कि हम बता सके दोनों का स्लोप सेम है। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स हैं। तो अगर मैं डिफरेंट एंगल्स की बात करूँ तो ये जो दो लाइंस के बीच में एंगल आपको 1 2 3 4 दिखाई दे रहे होंगे। तो ये लाइन फर्स्ट है, ये लाइन सेकंड है। ठीक है, तो इनके बीच में एंगल्स बहुत सारे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, लेट दिस एंगल भी थीटा, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। लेकिन अगर मैं इस लाइन की बात करती हूँ तो यहाँ देखा जाए तो इफ इट इज थीटा, तो ये कितना होगा, दिस विल बी अनदर एंगल। ठीक है, लेट इट बी फाई एंगल। और अगर ये फाई है तो उसके ऑपोजिट वाला भी कितना होगा, फाई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे। ठीक है, अच्छा, और हमें क्या दिखाई दे रहा है, हम इसके बारे में कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं इस पूरी लाइन की बात करती हूँ तो आई कैन से थीटा प्लस फाई क्या है, 180 डिग्री के इक्वल है, यानी कि लीनियर पेयर है एक तरीके से, है ना, लीनियर पेयर है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि एक एंगल आपका एक्यूट बन रहा है और एक एंगल आपका ऑब्ट्यूज बन रहा है ना। तो हम हमेशा ये देखेंगे क्योंकि एट 90 तो जो हमारा स्लोप होता है वो तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना। तो दैट मीन्स कि एक डेफिनेटली क्या होगा, एक्यूट होगा और एक डेफिनेटली ऑब्ट्यूज होगा। तो हम दोनों में से कौन सा फाइंड करें। तो उसके लिए मैथमेटिशियंस ने एक फाइनल डिसीजन ले लिया कि भाई आपने हमेशा एक्यूट एंगल फाइंड करना है, और जैसे आप एक्यूट फाइंड करोगे 180 में से माइनस कर देना। ठीक है, तो 180 में से माइनस करोगे तो आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक है, अब हमें मेन टास्क क्या था, थीटा फाइंड करना, ये थीटा फाइंड करना। अब इस थीटा को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हम देखेंगे सबसे पहली बात कि फर्स्ट लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, लेट इट बी α1। तो लाइन 2 जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, लेट इट बी α2 एंगल बनाती है। तो अचानक से ध्यान गया कि भाई ये तो एक ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला है ना, ये एक ट्राइंगल बन रहा है। तो
इस ट्राइंगल की हेल्प से हम अल्फा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखो, तो ये एक ट्राइंगल हुआ, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, थीटा प्लस अल्फा 1 इक्वल्स टू अल्फा 2। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, यही होता है ना, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, यही होता है। हमें थीटा चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 आ जाएगा। अब अगर मुझे इनके स्लोप्स की बात करनी है, तो स्लोप के लिए मुझे डेफिनेटली tan को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगी? दोनों तरफ tan लगा दूंगी, तो क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। अब यहाँ पे कोई ऐसा तो फॉर्मूला है नहीं 90 वाला या फिर 180 वाला, सच दैट में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाऊं, नहीं। लेकिन यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा दूसरा फॉर्मूला बन रहा है? कि tan x माइनस वाई का फॉर्मूला बन रहा है। tan x माइनस वाई, क्या फॉर्मूला होता है tan x माइनस tan y का? tan x माइनस tan y अपॉन में 1 प्लस tan x इंटू tan y। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। बस इसी फॉर्मूले से हम इसको ओपन कर देंगे। कैसे? tan थीटा इज इक्वल टू tan x इज इक्वल टू इनके अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 अपॉन में 1 प्लस tan अल्फा 2 एंड tan अल्फा 1। ठीक है, अब हमें पता है कि जैसे ही एंगल के साथ tan लग जाता है, वो क्या बन जाता है? उसका स्लोप बन जाता है। तो वी नो दैट tan अल्फा 1 is the slope of line first and tan अल्फा 2 is the slope of line second। वो वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 डिवाइड में 1 प्लस, दोनों मल्टीप्लाई में m1 m2 लिखो या m2 m1 लिखो, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो ये बन गया हमारा tan थीटा। तो जैसे ही हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, वहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? थीटा फाइंड कर सकते हैं। मान लो इस पूरे को कैलकुलेट करके 1 आ जाता है, तो tan के अंदर 1 क्या होता है? 45 होता है, तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं 45। तो थीटा आ जाएगा 45, 180 में से उसको माइनस करेंगे, 135 विल बी द ऑब्ट्यूज एंगल। इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। आपको और क्लियर होगा जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। वन मोर थिंग, तो दिस वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव आती है, उसका मतलब होगा जो थीटा है वो आपका एक्यूट है। ठीक है, अगर ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है, तो क्या बनता है कि आपका जो थीटा है वो ऑब्ट्यूज है। उसके चक्कर में मैथमेटिशियंस ने क्या बोला, भाई एक काम करो, हमने तो एक रूल फिक्स कर दिया है कि हमने तो थीटा ही फाइंड करना है, तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला कि मैं लगा देता हूँ इसके ऊपर मॉड। ठीक है, यानी कि इसको सॉल्व करके कोई भी वैल्यू बाहर निकल के आएगी, दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, यानी कि हम हमेशा क्या फाइंड करेंगे? एक्यूट ही फाइंड करेंगे, ऑब्ट्यूज हम इससे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से नेगेटिव आएगी, वहाँ से हम ऑब्ट्यूज फाइंड नहीं करेंगे। मॉड लगा के हम हमेशा वहाँ से एक्यूट निकाल के इस फॉर्मूले से ऑब्ट्यूज निकालेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? एग्जाम्पल्स में आपको क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल सेकेंड। तो अब एग्जाम्पल सेकेंड क्या कहता है? इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/4। तो दो लाइन्स के बीच का जो एंगल है वो π/4 है। दैट मीन्स यू आर गिवन थीटा आपको दे रखा है, π/4 दे रखा है। स्लोप ऑफ वन लाइन इज 1/2। तो एक लाइन का जो स्लोप है, तो आपका ये फर्स्ट लाइन भी हो सकती है, सेकेंड लाइन भी हो सकती है, तो आप दोनों में से कोई भी लाइन पुट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वी हैव मोड। ठीक है, तो आप m1 भी इसको मान सकते हो और आप इसको m2 भी मान सकते हैं। तो मैं मान लेती हूँ m1 आपको दे रखा है 1/2। वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन, यानी कि लेट इट बी m2 फाइंड आपको करना है। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है? क्या फॉर्मूला होता है? tan थीटा इज इक्वल टू मोड m2 माइनस m1 डिवाइड में 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, अब ये वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे हम। तो tan थीटा इज π/4, यहाँ वैल्यू पुट कर दो। m2 हमें फाइंड करना है, m1 इज 1/2, 1 प्लस 1/2 इंटू m2। ठीक है, अब वी नो दैट कि tan π/4 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे हम? 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? मॉड m2 माइनस 1/2 अपॉन में 1 प्लस 1/2 m2।
नाउ यू शुड नो दैट जब कभी भी हम मोड, अब देखो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा फॉर m2। तो उसके लिए जब कभी भी हम मोड हटाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि ये तो पॉजिटिव है, लेकिन ये वाली वैल्यू इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब हम मोड हटाएंगे इट विल गिव ईदर +1 इज इक्वल टू सेम और -1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में बिल्कुल सेम। तो अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा और m2 फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए सॉल्व करते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको इसका मतलब जरूर बताऊंगी कि यहाँ पे ऐसा क्यों होता है कि हम जब भी मोड को हटाते हैं यहाँ प्लस और एक बार माइनस क्यों लेते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, tan 45 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2 का मोड, ठीक है, ये तो आ गया 1। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर m2 ग्रेटर देन m1 होगा, ठीक है, m2 अगर ग्रेटर देन m1 होगा तो ये सारी की सारी वैल्यू आएगी आपकी पॉजिटिव, ठीक है। तो लगना तो मोड के आगे पॉजिटिव चाहिए था, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए कि हाँ जी हमारे बाद में कैलकुलेशंस हमें दिक्कत ना आए तो हम यहाँ पे प्लस लगा देते हैं और इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली दूसरी कंडीशन क्या आती है कि अगर m2 छोटा होता है m1 से, m2 छोटा होता है m1 से, इनके m1 बड़ा है, तो यानी कि इस पूरे की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे तो 1 ही है ना, और राइट हैंड साइड पे क्या आ जाती है, नेगेटिव वैल्यू आ जाती। तो नेगेटिव यहाँ ना लगा के नेगेटिव हमने -1 को इधर लगा दिया, बात तो एक ही है। तो नेगेटिव इधर लगा लिया और यहाँ पे हमने कैजुअली इसको सॉल्व कर दिया। तो इसका ये मतलब होता है कि जब हम मोड हटाते हैं तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो हम राइट हैंड साइड को नॉर्मल सॉल्व करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लगा देते हैं, प्लस माइनस लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो 1 ही है। तो हमारी कैलकुलेशंस को ईजी बनाने के लिए हम प्लस माइनस लगा देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। +1 के लिए सॉल्व करते हैं पहले, फिर -1 के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू ये है पूरा का पूरा m2 माइनस 1/2 1 + 1/2 m2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा इधर और ये चला जाएगा इधर, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा m2 माइनस 2m2 एलसीएम, 2 से 2 कैंसल, m2 माइनस 2m2 इज इक्वल टू -3। ये -m2 इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल, m2 कितना आ गया 3। तो जब हमने +1 पुट करा तो m2 की वैल्यू आ गई 3। अब हम पुट करेंगे यहाँ पर -1, फिर चेक करते हैं कि m2 की वैल्यू क्या आती है। So for -1 is equal to m2 minus 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -1 minus 1/2 m2 वाली टर्म्स लेफ्ट में आ जाएंगी, कॉन्स्टेंट्स राइट में आ जाएंगे, एलसीएम 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा -3m2, ये हो जाएगा 1, यहाँ से m2 आ गया -1/3। तो m की कितनी वैल्यूज आ गई हैं, 2 वैल्यूज आ गई हैं m2 की, एक आ गया है 3 और एक आ गई है -1/3। अब अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करना चाहूँ तो इसका क्या मतलब है कि एक लाइन तो आपको ऑलरेडी दे ही रखी थी जिसका स्लोप था 1/2, यानी कि पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, वो पॉजिटिव साइड है, इस साइड झुकी हुई है, एक्यूट साइड। तो ये मान लो कोई ये फर्स्ट लाइन थी जिसका जो स्लोप था वो कितना था, 1/2 वाला स्लोप था, ठीक है। तो अब मैंने 2 लाइंस निकाली, एक लाइन का स्लोप 3 है, एक का -1/3 है। तो 3 का मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव में है, ठीक है, इसी साइड ही है, ठीक है। तो इस साइड है तो मतलब कि हम ऐसे मान सकते हैं, यानी कि इसका स्लोप हो गया 3 और ये कितना बनाती है एंगल, 45 डिग्री का बनाती है, यानी कि π/4 का एंगल बनाती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस लाइन की बात करती हूँ -1/3, यानी कि मेरी मेन वाली जो लाइन है ना वो तो यही लाइन है, इसी लाइन के साथ बना रही है ना। तो कोई एक और लाइन हमें ड्रॉ करनी है जो ऑब्ट्यूज एंगल बनाती है, ऑब्ट्यूज की तरफ झुकी हुई है, यानी कि इस साइड झुकी हुई है। तो अगर मैं इस साइड कोई लाइन बनाती हूँ इस तरीके से,
तो ये इस लाइन से कौन सा 45 का, ये तो 45 नहीं है, तो कौन सा होगा, ये वाला 45 डिग्री का होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का एग्जाम्पल सेकेंड। चलिए करते हैं एग्जाम्पल थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड क्या है, लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी कि एक लाइन है वो इन दो पॉइंट से निकलती है, लेकिन वो लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के, और ये लाइन जो है वो इन दो पॉइंट से निकलती है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए, मान लो कि ये एक लाइन है, मान लो ये है 8 12 और ये है x 24। ठीक है, तो और एक और लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है, और ये जो है वो इन दो पॉइंट से निकलती है। मान लो कौन कौन से पॉइंट से निकलती है, -2 6 से एंड 4 8, इन दो पॉइंट से निकलती है। एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये L1 हो गई, ये हो गई हमारी L2। तो हम क्या करेंगे, L1 का स्लोप निकाल लेंगे, इसका स्लोप निकाल लेंगे, बिकॉज वी नो दैट जब लाइंस तो परपेंडिकुलर होती हैं तो उसके लिए क्या होता है, इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे, दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, -1 के इक्वल करेंगे, और वहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं m1 फाइंड करना, स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट। तो स्लोप के लिए हमारे पास एक तो थीटा निकालते हैं, और फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास थीटा नहीं है, 2 पॉइंट्स है, तो 2 पॉइंट्स के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, हमने क्या निकाला था, 2 पॉइंट्स के लिए फॉर्मूला रहता है y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। वैल्यूज पुट कर देते हैं, दिस इज x2 - x1 अपॉन में y2 - y1 अपॉन में x2 माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका 2/6, दैट इज 1/3 आ गया। ठीक है, सिमिलरली हम फाइंड करेंगे m2 के लिए, तो m2 इज अगेन y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। नाउ दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। ठीक है, तो ये हो जाएगा m2 इज इक्वल टू y2 24 - 12 अपॉन में x - 8, ये हो जाएगा 12 अपॉन में x - 8। तो ये आ गया आपके पास m1, ये आ गया m2। नाउ पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन थर्ड, इस थर्ड नाम को दे दो। ठीक है, कि हमें पता है कि अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं देन द स्लोप ऑफ दीज 2 लाइंस इज प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 लाइंस इज इक्वल टू द -1। अब इसमें हम डाल के इसको सॉल्व कर लेंगे, तो m1 m2 इक्वल्स टू -1, m1 इज 1/3 एंड m2 इज 12 अपॉन x - 8। ठीक है, तो 3 है, 3 को इसे कैंसिल कर दे, ये आ गया 4, तो 4 अपॉन में x - 8 इज इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इक्वल्स टू -x प्लस 8, तो ये हो जाएगा 4 - 8 इज इक्वल टू -x, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4। ठीक है, तो अगर आपको 2 लाइन्स ऐसे परपेंडिकुलर दी हुई है तो आप उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट करके -1 के इक्वल पुट कर देते। अगर उन्होंने बोला होता कि ये लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं, तो पैरेलल का मतलब क्या होता है कि दोनों लाइंस का स्लोप इक्वल है, फिर आप करते m1 इक्वल्स टू m2। ठीक है, तो इसका स्लोप निकालते, इसका स्लोप निकालते, दोनों को इक्वेट करते, वहां से आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो अब करते हैं हम एग्जाम्पल फोर्थ इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखेंगे इसको। 3 पॉइंट्स PQR लाई ऑन अ लाइन, शो दैट दिस थिंग। ठीक है, कि एक लाइन है, इस लाइन पे P पॉइंट भी है, Q पॉइंट भी है और R पॉइंट भी है। ठीक है, तो P है HK, Q है x1 y1 और R है x2 y2, ये दे रखा है आपको। ठीक है, एक ही लाइन पे लाई करते हैं तीनों के तीनों, हमें ये चीज़ शो करनी है। अगर तीनों के तीनों एक लाइन पे लाई करते हैं तो इसको सॉल्व करने के आपके पास 2 मेथड होते हैं। 2 मेथड क्या होते हैं आपके पास, एक लाइन पे लाई करने वाले को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर। क्या कहते हैं, कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि एक लाइन पे लाई करते हैं। तो अगर हम 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो उनका जो एरिया होता है ना वो 0 के इक्वल कर दो, जो हमने अभी अभी पढ़ा था।
तो इन तीनों का एरिया निकालो, उसको 0 को इक्वल इक्वेट कर दो तो आपके पास सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, आपको देखने से ही पता चल रहा है, अगर ये तीनों एक ही लाइन पे हैं तो एक लाइन का तो एक ही स्लोप होता है ना। तो स्लोप ऑफ PQ विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ QR। इसका स्लोप इसके स्लोप के इक्वल ही होगा, ढलान जो इसकी है वही उसकी होगी, क्योंकि एक ही तो लाइन पे लाई कर रही है ना। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने 10th में तो एरिया वाला कर रखा है, तो यहाँ अब ये वाला मेथड करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे एज द 3 पॉइंट्स lie on a same line, that means इसका that implies का मतलब क्या हो गया, slope of PQ equals to slope of QR। इसका स्लोप इक्वल होगा इसके स्लोप के। ठीक है, तो PQ का स्लोप निकालो। स्लोप कैसे निकालते हैं हम, ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो बताओ कैसे स्लोप होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। इसके लिए भी ये लगाएंगे हम y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर। इसके लिए y2 क्या है, y1 है, माइनस y1 क्या है, k, अपॉन में x2 क्या है, x1 है, और x1 क्या है, h। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें तो QR के लिए ये देखो तो ऑलरेडी दे ही रखा है आपको। ठीक है, आप इसको भी मान सकते हो और इसको भी मान सकते हो। अगर मैंने x2 y2 इसको मान रखा है, अब दोबारा से यही मान लो, तो अब QR के लिए दोबारा से x1 y1 x2 y2 मानना है। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहले इसको x1 y1 माना था, इसको x2 y2 माना था, तो इसको अब एज इट इज रहने दो, इसको मान लो अगेन x1 y1। तो अभी दोनों वैल्यूज डिफरेंट हो जाएंगी, है ना। क्या आएगा, y2 माइनस y1 करना, तो y2 इज एंड y1 इज y2 एंड y2 इज y1, उल्टा हो गया। डिवाइड में x2 कितना है, x1 है, और x1 कितना है, x2 है। आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये आपके ऊपर होता है कि आपने फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट किसे मानना है। तो मैंने इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट और इसको सेकंड कोऑर्डिनेट माना फॉर PQ, और इसके अंदर इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट और इसको सेकंड कोऑर्डिनेट माना फॉर QR। ठीक है, अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही आएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर ना आइडिया ले लेते हैं कि भाई अच्छा h माइनस x1 था ना, तो हम इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। दैट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, लेकिन मैं इससे भी आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। कैसे करेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट y1 माइनस k x1 माइनस x2, यहाँ आ जाएगा y1 माइनस y2, और यहाँ आ जाएगा x1 माइनस h। ठीक है, तो अब अगर ध्यान से मैं देखूं, ये प्रूफ करना था, लेकिन हाँ मेरे पास सारा उल्टा रहा है, तो मैं क्या करूँगी, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लूँगी और इसमें से भी माइनस कॉमन ले लूँगी। जब इसमें से माइनस कॉमन लूँगी, मेरे पास क्या बचेगा, k माइनस y1, है ना। इसमें से माइनस कॉमन लूँगी तो माइनस माइनस बाहर हो जाएगा प्लस, और यहाँ क्या बचेगा, x2 माइनस x1। सिमिलरली यहाँ से माइनस कॉमन लूँगी तो मेरे पास आएगा y2 माइनस y1, यहाँ से माइनस कॉमन लूँगी तो बाहर आएगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ आएगा h माइनस x1। क्या यही प्रूफ करना था, बिल्कुल यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। तो मेरा ये एम था आप लोगों को डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स लेकर दिखाने का कि अगर आप कोई भी कोऑर्डिनेट आप x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बुक वाले ही x1 y1 x2 y2 ही मानने हैं। ओके, तो ये था आपका एग्जाम्पल 4। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 5। तो अब करते हैं एग्जाम्पल 5th। इन फिगर टाइम एंड डिस्टेंस ऑफ अ लीनियर मोशन इज गिवन। टू पोजीशन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस आर रिकॉर्डेड एज व्हेन t इक्वल्स टू 0, डिस्टेंस 2 है आपका, यहाँ देख सकते हो कोऑर्डिनेट्स में, एंड जब टाइम 3 सेकेंड्स का है तो जो डिस्टेंस है वो 8 का है।
ठीक है। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप फाइंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज हाउ डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टाइम। कैसे डिस्टेंस टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो हमें पता है जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। या अगर आप खड़े हुए हो किसी एक जगह पे पोजीशन पे खड़े हो तो टाइम बढ़ता रहेगा लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा, ये तो हमें पता ही है ना। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो। तो इस कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा कि एक जना 2 मीटर ऑलरेडी चल चुका था, तब हमने नोटिस करना शुरू किया था, तो टाइम 0 पे वो 2 मीटर पे ऑलरेडी था, ठीक है। तो 3 सेकंड के बाद हमने देखा तो वो 8 मीटर पे पहुंचा हुआ था, तो उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पूछा हाउ डिस्टेंस डिपेंड अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस टाइम पे कैसे डिपेंड करता है। तो अगर हम लॉ से बात करते तो हमें तो पता ही डिस्टेंस बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन इस रिलेशन के लिए हमें निकालना है। इस रिलेशन के लिए क्या होता है कि जब कभी भी हमें ऐसे पूछा जाए ना कि इसका क्या रिलेशन है, तो उसके लिए हमें क्या होती है, हमें एक इक्वेशन चाहिए होती है जिसके अंदर डिस्टेंस भी आता हो और उसके अंदर टाइम भी आता हो। अब यहाँ पर हमें कहा गया है कि स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो अब देखा जाए यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है जहाँ पर पॉइंट्स है, लेट इट बी ए, बी एंड सी, एंड वी नो कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो ए बी एंड बी सी दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो यहाँ से हम डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो वी नीड अ इक्वेशन जिसके अंदर डी एंड टी दोनों आता हो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो ये है आपका x1 y1, दिस इज x2 y2। सिमिलरली हम ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो y2 इज 8 minus y1 is 2, x2 is 3, x1 is 0। अब y1 y2 यहाँ ऑलरेडी हमने x2 y2 मान रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम x1 y1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 माइनस d अपॉन में 3 माइनस x1 is t, ठीक है। ओके, तो सॉल्व करते हैं। दिस इज 6/3, दिस इज 8 माइनस d अपॉन में 3 माइनस t, ये हो गया 2। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 3 माइनस टी इज इक्वल टू 8 माइनस डी। आगे सॉल्व करते हैं इसको। 2 3 6 माइनस 2t इज इक्वल टू 8 माइनस टी। अब ये 8 इधर आ जाएगा, माइनस 8, तो माइनस डी प्लस 2t, दिस इज माइनस 2 एंड माइनस 2t इक्वल्स टू माइनस डी। तो ये हो जाएगा आपके पास -2 कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा t प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस डी, माइनस से माइनस कैंसिल, दिस इज t प्लस 1 इक्वल टू डी। तो ये आ गया आपके पास एक रिलेशन, यानी कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अब हम डिफरेंट टाइम्स के लिए डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। यानी कि अगर 3 सेकंड के लिए निकाला है, अब मैं 4 सेकंड के लिए निकालती हूँ, तो 4 पुट करो टाइम की जगह पे, 4 प्लस 1 5, 5 इंटू 2 10, तो डिस्टेंस वो कितना ट्रैवल कर लेगा, 10 मीटर ट्रैवल कर लेगा। तो अगर मुझे 5 के लिए निकालना है तो 5 प्लस 1 6, 6 मल्टीप्लाई 2 12, तो वो 6 सेकेंड्स के लिए 12 डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। तो ये रिलेशन हमें फाइंड करना था फॉर दिस कॉन्सेप्ट। इतने से रिकॉर्डेड डिस्टेंस के लिए हमने पूरा का पूरा रिलेशन बना दिया यूजिंग स्लोप। तो ये था आपका एग्जाम्पल 5। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज 10.1। थैंक यू।